लोकतंत्र में दिलचस्पी रखने वाले हिंदुस्तानियों के बीच कल से एक बहस चल रही है कि लोकसभा में जिस तरह भाजपा के एक सांसद रमेश विधुड़ी ने बसपा के एक सांसद को गालियां बकी, उनके मजहब को लेकर, उनके धार्मिक रीति रिवाजों को लेकर जिस तरह से उनको आतंकी कहा, जिस तरह से और गंदी गालियां बकी जिनको मैं दोहराना नहीं चाहता, कल हम बोल चुके हैं। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने जिस तरह उनको एक नोटिस देकर छोड़ दिया कि अगली बार ऐसा मत करना, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसका मतलब यह है कि उन्होंने इस बार उसको माफ़ कर दिया है। क्या किसी लोकसभा अध्यक्ष के हाथ में ऐसे अधिकार होने चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट सड़क पर भी जिस जुबान के बोलने पर चेतावनियां दे रहा है पूरे देश के प्रदेशों को कि अगर हेट स्पीच कोई करता है, उसके खिलाफ अगर आपने खुद होकर एफआईआर दर्ज नहीं की तो उसको सुप्रीम कोर्ट अदालत की अवमानना मानेगा। खुद होकर जुर्म दर्ज करना है, एफआईआर करनी है। जब सुप्रीम कोर्ट इतना साफ साफ बोल चुका है, उसका मतलब है कि वो पूरे देश पर लागू होता है। ये एक अलग बात है कि संसद और विधानसभाओं के नियम थोड़े से अलग हैं, जिनका बेजा इस्तेमाल करके सदन के अध्यक्ष ये कह सकते हैं कि यहाँ अदालत का कहा हुआ नहीं चलता। लेकिन क्या सचमुच ऐसा होना चाहिए? क्या सचमुच किसी एक व्यक्ति के हाथ में इतने अधिकार आ जाने चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो जाए, वो लोकतंत्र से भी ऊपर हो जाए, और तो और वो इंसानियत से भी ऊपर हो जाए? क्या किसी लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के उपाध्यक्ष, सभापति या किसी विधानसभा अध्यक्ष के हाथ में इतने अधिकार होने चाहिए कि वो इतने बड़े जुर्म को, इतने गंदे हिंसक जुर्म को भी अनदेखा कर सके? क्या सचमुच ऐसा होना चाहिए? इस बारे में एक और घटना है जिसको लेकर मैं इस बात को छेड़ना चाह रहा हूं। वो घटना है महाराष्ट्र की। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार इन दो घटनाओं को जोड़ते हुए आपके सामने एक तस्वीर पेश कर रहा हूं। वो तस्वीर ये है कि महाराष्ट्र में विधानसभा के अध्यक्ष ने, जो एकनाथ शिंदे की सरकार है, जो उन्होंने शिवसेना के विधायकों को तोड़कर विभाजन करके भाजपा ने समर्थन देकर जो सरकार बनाई है महाराष्ट्र में, एकनाथ शिंदे और बीजेपी की मिलीजुली सरकार, इस सरकार में विधायकों की अपात्रता के लिए मामला विधानसभा अध्यक्ष के पास पड़ा हुआ है। पहले कई महीनों तक मामला पड़े रहा। उसके बाद उद्धव ठाकरे का गुट जो है, जो कि एकनाथ शिंदे के खिलाफ है, जहां से विधायक तोड़ के एकनाथ शिंदे ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई है, उनकी अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी किया और कहा कि इसको जल्दी निपटाइए इस मामले को। उस मामले को भी 4 महीने हो गए। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को, इस मामले को जल्दी निपटाइए। विधानसभा अध्यक्ष ने उसको छुआ भी नहीं है, उस मामले को, तब से लेके अभी तक। सुप्रीम कोर्ट ने कल उद्धव ठाकरे के वकील कपिल सिब्बल ने जो कहा, उसके मुताबिक ये मालूम था विधानसभा अध्यक्ष को कि 18 सितंबर को इस मामले की सुनवाई होगी, इसलिए उन्होंने 14 सितंबर को केवल एक कागज कुछ जारी किया है वहाँ लोगों को, बस, और कुछ नहीं किया। कोई कार्रवाई नहीं की है 4 महीने में। बल्कि जब ये मामला सामने आया तो कुछ दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष का ये बयान सामने आया, 2-4 दिन पहले, हड़बड़ी में कोई कार्रवाई करने से बेइंसाफ़ी हो सकती है। किस चीज़ की हड़बड़ी भाई? 4 महीने से तो आप बैठे हो उसके ऊपर, और किस बात की हड़बड़ी? तो सुप्रीम कोर्ट जिसमें मामले की सुनवाई करने, जल्दी निपटाने, जल्दी फैसला लेने को कह रहा है, उस पर भी एक राज्य का विधानसभा अध्यक्ष जो है वो फैसला नहीं ले रहा। क्योंकि जिस दिन वो फैसला लेगा, एकनाथ शिंदे और उनके विधायक शायद बाहर हो जाएंगे, सत्ता से अपात्र हो जाएंगे। उनके अपात्र होने की आशंका में ही महाराष्ट्र में जिसने ये पूरा करवाया है जोड़ तोड़, उस भाजपा ने एनसीपी को भी तुड़वाकर अजीत पवार के साथ में कई विधायकों को सरकार में शामिल करवा लिया। अजीत पवार को भी
उप मुख्यमंत्री बनवा दिया। भाजपा का गेम प्लान वहाँ पर यही है। उनको भी ये बात अच्छी तरह मालूम है कि विधानसभा अध्यक्ष या सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेंगे विधायकों की पात्रता या अपात्रता पे, उसी दिन ये पूरा का पूरा एकनाथ शिंदे और उनका गुट डूब जाएगा। उनको अंदाज है इस बात का। इसलिए उन्होंने पहले से अजीत पवार को शामिल करके एक कंटिंजेंसी प्लान, एक आपातकालीन योजना बनाकर रखी हुई है। अब सवाल ये उठता है, मैं सरकार के गिरने या आपातकाल योजना पे नहीं जा रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, अगर सुप्रीम कोर्ट की आंखों के सामने, अगर उसके कड़े आदेशों के बावजूद एक विधानसभा का अध्यक्ष भी अगर सुप्रीम कोर्ट की बात को न सुन रहा है, न अपनी प्राकृतिक जिम्मेदारी को खुद होकर पूरा कर रहा है, ऐसा भी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट कोई गलत काम करने के लिए कह रहा है, अपनी प्राकृतिक जिम्मेदारी भी विधानसभा अध्यक्ष पूरा नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वो विधानसभा अध्यक्ष है, वो कुछ भी कर सकता है। अभी रमेश विधुड़ी को इतनी गाली गलौज के बावजूद कोई सजा नहीं दी गई, एक चेतावनी दी गई, दोबारा ऐसा मत करना। ये लोकसभा अध्यक्ष हैं जो मान के चल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी दखल नहीं दे सकता। क्या सचमुच हमको हिंदुस्तान के लोकतंत्र के भीतर एक ऐसा शून्य खड़ा करके रखना है, संवैधानिक शून्य, जिसमें किसी का राज नहीं रहेगा? सुप्रीम कोर्ट दखल दे नहीं सकता और लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष कार्रवाई करेंगे नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर विधानसभा के भीतर कोई कत्ल कर दे आज, तो उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। अदालत का दखल नहीं है, लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष उसके ऊपर कार्रवाई न करना तय कर लें तो न करें। क्या हिंदुस्तान का संविधान बनाने वालों ने ऐसे किसी दिन की कल्पना की होगी कि लोकतंत्र के भीतर एक ऐसा लोकतांत्रिक शून्य बना दिया जाए जहां किसी का राज न चले, जहां विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष की मनमानी चले? क्या ऐसी बात किसी संविधान बनाने वालों ने कभी कल्पना की होगी, ऐसी किसी नौबत की? क्या उनको कभी ये लगा होगा कि सदन के अध्यक्ष, उनका ये बर्ताव हो जाएगा अपने लोगों को बचाने के लिए? जिस पार्टी से आकर वो अध्यक्ष बनते हैं, उस पार्टी के लोगों को बचाने के लिए उनका ऐसा बर्ताव हो जाएगा? तो क्या सदन जो है हिंदुस्तान के भीतर किसी भी तरह का जुर्म करने के लिए सबसे सुरक्षित जगह है कि वहाँ कोई सा भी जुर्म कर दीजिए, वहाँ कोई कानून लागू नहीं होता? जिस तरह से कहीं कहीं दो देशों के बीच नो मैन्स लैंड कहा जाता है, दो सरहदों के बीच की जगह जहाँ पर किसी का कानून नहीं है, जहाँ कोई आता जाता नहीं है। क्या हम हिंदुस्तान की लोकसभा, राज्यसभा, यहाँ की विधानसभाओं को क्या हम ऐसा नो मैन्स लैंड बना देना चाहते हैं, नो पर्सन्स लैंड बना देना चाहते हैं जहाँ कोई कानून लागू नहीं होगा? ये कैसी बेहूदी बात है? क्या सचमुच ही कोई संविधान, कोई भी जिम्मेदार लोकतांत्रिक संविधान इस तरह की कोई कल्पना कर सकते हैं? मैं एक और मिसाल आपको देता हूँ। आपको ध्यान होगा कई बरस पहले लोकसभा में सवाल पूछने के लिए रिश्वत लेते कई लोग पकड़ाए। इसमें हमारे आपके करीब के छत्तीसगढ़ के एक लोकसभा सदस्य प्रदीप गांधी भी थे। मैं नहीं जानता ऊपर जवाहरलाल के बगल में बैठे हुए गांधी को कैसा लगा होगा जब इन्होंने ये नाम सुना होगा कि लोकसभा में सवाल पूछने के लिए रिश्वत लेते प्रदीप गांधी पकड़ाए। पता नहीं कैसा लगा हो उनको, मैं नहीं जानता। गांधी की बात गांधी जाने, नेहरू को उन्होंने बताया होगा तो अधिक से अधिक नेहरू को पता होगी। मुझको बहुत ख़राब लगा था, गांधी नाम की वजह से भी ख़राब लगा था, प्रदीप गांधी मेरे परिचित हैं इसलिए भी ख़राब लगा था, प्रदीप गांधी छत्तीसगढ़ के सांसद हैं इसलिए भी ख़राब लगा था। और मुझको ये देखकर बहुत ख़राब लगा था कि रिश्वत देने वालों को जो बोल रहे हैं, वो उसका जो वीडियो सामने आया था उसमें वो कह रहे हैं हर सवाल पूछने के लिए अलग अलग पैसा क्यों देते हो, महीना बांध दो। इसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। 5 या 6 ऐसे सांसद थे, उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई, कार्रवाई उनके ऊपर कुछ नहीं हुई। देश की लोकसभा में सवाल पूछने के लिए रिश्वत लेने वालों को
सिवाय सदस्यता जाने के कोई सजा नहीं दी गई। ऐसी अपार शक्तियां भारत की संसदीय व्यवस्था में संसद और विधानसभाओं को है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि रिश्वत लेते पकड़ा गए, सब कुछ हो गया, सदस्यता चली गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट या देश की कोई भी अदालत उनको सजा नहीं दे सकती क्योंकि मामला संसद के भीतर का था। क्या सचमुच हमको ऐसे अलोकतांत्रिक कानून की जरूरत है? क्या हमको सचमुच संसद को लेके ऐसे एक हिफाजत की जरूरत है जो वहाँ के घटिया, गंदे, अपराधी, मुजरिम लोगों को बचाने का काम करे? क्या हिंदुस्तान का लोकतंत्र इस कदर कमजोर हो गया है कि यहाँ पे उसका एक हिस्सा संसदीय व्यवस्था, जिसको विधायिका कहते हैं, विधायिका अगर अपने भीतर के मुजरिमों को बचाने पे आमादा है तो भी हमारी कानून की बात करने वाली अदालत, न्यायपालिका ये कुछ न कर सके? क्या हमने सचमुच ही न्यायपालिका को और लोकतांत्रिक व्यवस्था को इस कदर कमज़ोर बनाया है? क्या हमारा कानून सचमुच ही इतनी कमज़ोर न्यायपालिका देख रहा था जब लिखा गया था, या फिर उसने इतने घटिया लोगों के आने की कभी उम्मीद नहीं की थी? उसने सदनों में ऐसे घटिया फैसलों की उम्मीद नहीं की थी जो मुजरिमों को बचाने वाले फैसले हों। तो ये आपको सोचना है कि क्या हिंदुस्तान की लोकसभा, राज्यसभा और यहाँ की विधानसभाएं, कुछ एक राज्यों में अभी विधान परिषद भी शायद है, तो क्या वहाँ पर सदन को इतने अधिकार दे दिए जाएं कि वो किसी कातिल और बलात्कारी को भी बचा ले? आज तकनीकी रूप से मुझको लगता है कि वहाँ किसी भी तरह का कोई जुर्म होता है तो सदन के जो अध्यक्ष हैं वही उसमें तानाशाह की तरह फैसला ले सकते हैं। और मैं एक दिलचस्प बात बतलाता हूँ आपको। एक लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, ये अपने सदन के भीतर सदस्यों को, आपको अंदाज है कैसी सज़ा दे सकते हैं? किसी को अंदाज नहीं होगा, मुझको भी अंदाज नहीं था। मैंने अभी तक किताब नहीं पढ़ी है कानून की, लेकिन मुझको छत्तीसगढ़ की विधानसभा से जुड़े हुए कुछ बहुत पुराने बड़े जिम्मेदार ओहदों पर रहने वाले लोगों ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को कोई भी सज़ा दे सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं तय की गई है। यानी तकनीकी रूप से वो किसी को फांसी भी चढ़ा सकते हैं और तकनीकी रूप से हत्यारे को माफ़ी भी दे सकते हैं अगर वो सदन के भीतर का जुर्म है। तो आप सोचिए, क्या आप ऐसा एक लोकतंत्र चाहते हैं जिसके भीतर टुकड़े टुकड़ों में 28-29 राज्यों में इस तरह से एक एक तानाशाह बैठे रहें जो सदन के भीतर के हर जुर्म पे हर तरह की माफ़ी देने के लिए तैयार रहें? क्या आपको लगता है कि देश की कोई भी अदालत किसी बलात्कारी, किसी हत्यारे को ये कह सकती है ये बहुत गलत काम किया है तुमने, लेकिन अगली बार अगर तुम करोगे तो तुमको कोई माफ़ी नहीं मिलेगी? जैसा कि रमेश विधुड़ी नाम के इस लोकसभा सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि बिल्कुल अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन अगली बार करोगे तो हम बिल्कुल माफ़ नहीं करेंगे। तो आप अभी माफ़ करने का ये कौन सा अधिकार पा रहे हैं? क्या ये लोकतांत्रिक अधिकार है या ये एक तकनीकी अधिकार है? देश के लोगों को ये सोचना चाहिए कि क्या हम लोकतंत्र के भीतर ऐसे तानाशाह खड़े कर रहे हैं? क्या हम तानाशाही चाहते हैं? क्या हम लोकतंत्र के भीतर ऐसे जो बुलबुले हैं जिनका नाम अलग अलग सदन है, कहीं की विधानसभा, कहीं की लोकसभा, क्या ऐसे बुलबुले चाहते हैं जिनके भीतर पूरी तरह से वैक्यूम है, जहाँ पे अदालत का कोई दखल नहीं है, जहाँ देश का दखल नहीं है, सरकार का दखल नहीं है? क्या हम ऐसी संसदीय तानाशाही चाहते हैं? सोचिएगा इस बारे में ज़रा। ये बड़ा आसान मुद्दा नहीं है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ ये गंभीर मुद्दा है। हम लोकतंत्र चाहते हैं देश में कि हम ऐसे तानाशाही के बुलबुले चाहते हैं जो कुछ भी कर ले? जो इस आदमी ने, इस सांसद ने कल किया है लोकसभा में 2 दिन पहले, वो देखा है आपने? दिल दहल जाता है देखकर, दिल दहल जाता है देखकर, और लोकसभा अध्यक्ष उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। क्या रखा है 20,000 करोड़ रुपए की इस नई बिल्डिंग में? अगर आपके मन में लोकतंत्र के लिए सम्मान नहीं है, और लोकतंत्र दूर की बात है,
लोकतंत्र तो हिंदुस्तान का कुल 5 सदी पुराना है, जो हजारों साल पुरानी बात है। इंसानियत, अगर आप में इंसानियत के लिए भी सम्मान नहीं है तो क्या सचमुच ये लोकतंत्र आपको तानाशाह बनाकर रखे? क्या ये लोकतंत्र इतना कमज़ोर हो गया है, उसके हाथ पैर इतने बंध गए हैं? क्या वो बंधुआ मजदूर हो गया है एक सदन का, कि उस सदन के ऊपर वो कुछ नहीं कर सकता? न वो सदन कार्रवाई करे, न बाहर की कोई कार्रवाई हो सकती। ये कैसा लोकतंत्र है? आप सोचिएगा, ये कैसा लोकतंत्र है। मैं फिर किसी खबर को लेकर आपके बीच आऊँगा। आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, लाइक कीजिए, टिप्पणी करिए। आपको लगता है मैं गलत कह रहा हूँ तो उस पर भी टिप्पणी कीजिए। और हाँ, मेरी एक छोटी सी अपील, अगर आप दुपहिया चलाते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, अगर चौपहिया चलाते हैं तो सीट बेल्ट बांध कर रखिए। किसी हादसे की हालत में यही आपकी ज़िंदगी बचाएंगे। फिर मिलते हैं।